मैं वेलकम करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज थ्योरी जी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय विलियम ऑची। ये थ्योरी क्या है, आइए लर्न करते हैं। विलियम ऑची wrote a book Theory Z, How American Business Can Meet the Japanese Challenge, that made a study of Japanese companies and compared them with companies in the United States. विलियम ऑची ने एक किताब लिखी थ्योरी जी और उसके टाइटल में था कि कैसे अमेरिकन बिजनेस जो है वो जापानीज चैलेंज को मीट कर सकता है, कैसे मुकाबला कर सकता है अमेरिकन बिजनेस जापानीज बिजनेस का। और बेसिकली ये एक रिसर्च बेस्ड स्टडी थी जिसमें कंपैरिजन किया गया बिटवीन जापानीज कंपनीज का विद अमेरिकन कंपनीज। और इसका एम क्या था इस स्टडी का? विलियम ऑचीज एम वाज टू आइडेंटिफाई द रीजंस why Japanese companies perform better than US companies, and in particular why Japanese companies produce better quality products than their US competitors and achieve much better productivity. ओची का इस रिसर्च को करने का मकसद ये था कि वो जानना चाहता था कि वो क्या ऐसी रीजंस हैं जो ये बताएं कि क्या वजह है जापानीज कंपनीज अमेरिकन कंपनीज से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और कैसे जापानीज कंपनीज जो है वो एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में, और कैसे उन्होंने प्रोडक्टिविटी को अचीव कर लिया, बेहतर प्रोडक्टिविटी को अचीव कर लिया। फिर जब ये स्टडी हुई इसने दोनों कंट्रीज का एक कंपैरिजन किया, जापानीज कंपनीज का भी और अमेरिकन कंपनीज का भी। और आफ्टर कंपैरिजन इन दोनों कंट्रीज में जो कॉमनैलिटीज थी, जो मुताबिकत थी, जो बातें आपस में मिलती थी, इसने उनको मिलाकर एक कॉन्सेप्ट दे दिया जिसको थ्योरी जी का नाम दिया गया। वो बातें क्या थी और ओची के ख्याल में ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं अगर ऑर्गेनाइजेशंस उनको अडॉप्ट करें तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। आइए वो देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। विलियम ओची अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी जी उसने ये 7 फैक्टर्स का जिक्र किया। बेसिकली ये 7 फैक्टर्स अमेरिकन कंपनीज में और जापानीज कंपनीज में कॉमन थे जो उनकी सक्सेस की रीजन है। ओची के ख्याल में अगर ऑर्गेनाइजेशन इन 7 फैक्टर्स के ऊपर अमल करे तो वो एक बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। पहला फैक्टर था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। ओची के ख्याल में अमूमन एम्प्लॉइज को हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए, टाइम पीरियड के लिए हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जैसे ही वो टाइम पूरा होता है हम उसको सर्विस से रिटायर कर देते हैं। भले वो मेंटली और फिजिकली फिट हो, वो अभी और बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सकता हो, हम उसको रिटायर कर देते हैं। अमूमन एशियन कंट्रीज में आपको पता है कि नॉर्मल जो सर्विस एज है दैट इज 60, एंड आफ्टर पासिंग 60 इयर्स फिर एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया जाता है। ओची के ख्याल में अगर जब एम्प्लॉय के सर से एक टाइम फ्रेम ऑफ द जॉब अगर उसकी तलवार हटा दी जाए और एम्प्लॉय को यह कह दिया जाए कि जब तक आप प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं बीइंग एज मेंटली एंड फिजिकली फिट एम्प्लॉय, आप काम करते रहिए, दैट इज लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। ओची ने यह चीज फाइंड आउट की जहाज तौर पे जापान में कि जापान में जो वर्कर्स थे कंपनीज ने उनको लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दी थी। जब तक वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जब तक वो मेंटली और फिजिकली फिट हैं, वो परफॉर्म करते रहे, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा। और ओची ने ये बकायदा देखा जापान में जब वो अपनी ये रिसर्च कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे ओल्ड एम्प्लॉइज भी हैं जो देखने में तो बहुत ज्यादा बुरे नजर आ रहे हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी। और जब उसने उनसे पूछा तो उन्हें इस बात का फ्रीडम उनके पास था कि दे आर लाइफ टाइम एम्प्लॉय, जब तक वो मेंटली और मेडिकली फिट हैं दे कैन परफॉर्म वेल। तो ओची ने अपनी थ्योरी जी के जरिए में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए अगर वो प्रोडक्टिविटी गेन करना चाहती हैं तो अपने एम्प्लॉइज के सर से
एक जॉब के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की तलवार निकाल दें और उनको ये इंश्योर करें कि उनकी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जब तक वो मेंटली और फिजिकली फिट है, दे शुड परफॉर्म वेल एंड दे कैन परफॉर्म वेल। दूसरा जो फैक्टर ओची ने अपनी इस थ्योरी में बताया, दैट वाज स्लो वैल्यूएशन एंड प्रमोशन। ओची कहता है कि बोथ जापानीज और अमेरिकन कंपनीज में वहां पे प्रमोशन बहुत कम, बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड में नहीं होती है, बहुत कम प्रमोशन है वहां पे, बहुत स्लो प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन है। हमारे यहां इन एशियन कंट्रीज में लोग रेस में लगे होते हैं वर्कर्स, कि बस मैं जल्दी जल्दी प्रमोट हो जाऊं, मैं एक पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में अर्ली टाइम में मैं पहुंच जाऊं, जबकि वहां पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लोग लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ काम कर रहे हैं और वो जाहिर है उनकी कोई स्पेसिफिक लाइफ तो वहां पे डिफाइन नहीं की, दे आर मेडिकली एंड फिजिकली फिट, वो परफॉर्म करते रहते हैं। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे, तो वहां पे जब रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो सीनियर लेवल पे पोजीशंस वो क्रिएट नहीं होती हैं, वो एवैक्यूएट नहीं होती हैं, वो वेकेंट नहीं होती, तो फिर प्रमोशन का सवाल कहां से पैदा हो गया? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत कम कर दिया कि लोग इस रेस में ना लगे रहे। वो अपने एम्प्लॉय को इतना वेल ऑफ पे कर रहे हैं, इतना वेल पे करते हैं कि उनके दिल में वो डिजायर ही नहीं आती कि उन्होंने कहीं प्रमोट भी होना है, उन्होंने किसी हायर पोजीशन पे भी जाना है, उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे ही उनकी तमाम नीड्स को फुलफिल कर दिया जाता है। तो ओची ने अपनी इस थ्योरी में ये बताया कि थ्योरी जी ये कहती है कि आपको चाहिए, अगर ऑप्शन में आपने सक्सेस हासिल करनी है, तो ये जो प्रमोशन की रेस वाला जो आपने चक्कर शुरू किया ना, इसको खत्म कर दीजिए। इंप्लाइज ताकि बेहतर तरीके से वो फोकस होकर काम करें, उनके दिल में ये ख्याल ना है कि अगर मैं बेहतर परफॉर्म करूंगा तो मैं प्रमोट हो जाऊंगा, मैं सीनियर पोजीशन पे चला जाऊंगा। उन्हें यह बताया जाए कि जब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे यू विल बी रिवॉर्डेड, बेशक आप जिस मर्जी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के साथ रखा। द थर्ड, दैट इज द करियर पाथ। आल्दो के वहां पे जापानीज रिसर्च में और अमेरिकन जब उसने कंपैरिजन किया तो वहां पे उसने ये चीज देखी कि वहां पे स्लो प्रमोशन तो है, लेकिन वहां पे लोगों को उनका करियर पाथ भी डिफाइन किया गया है। खासतौर पे वो जो यंग स्टाफ था, जो वो ऑर्गेनाइजेशन में आते थे, उन्हें बताया गया कि वो अपने करियर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अकाउंट्स अफसर है तो वो सीनियर अकाउंट्स अफसर होगा, फिर अकाउंट्स मैनेजर बनेगा, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर, फिर जीएम, फिर डायरेक्टर, एटसेट्रा। देयर इज अ करियर पाथ, कुछ स्टेजेस जरूर है। फिर नेक्स्ट ओची ने जो एक पॉइंट बताया, दैट वाज एम्फेसाइज ऑन ह्यूमैनिटी, कंसर्न फॉर पीपल। मीन्स कि वो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, वो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। वो ये समझते हैं अगर लोग मुतमईन हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं, देन दे विल परफॉर्म वेल, वो काम भी अच्छा करेंगे। वो लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के मामलात को भी देखते हैं। वो खाली सिर्फ फोकस प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं कर रहे, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी वहां पे हेल्प आउट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन उनमें भी उनको सपोर्ट करती है, जिससे एक एम्प्लॉय के अंदर फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन और फीलिंग ऑफ मोटिवेशन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट में ओची सेड कि देयर इज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। उसने ये चीज देखी कि वहां पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैसला करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और अपने लिए वो टारगेट सेट करते हैं, गोल्स बनाते हैं, अपने लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ना सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, बल्कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बकायदा एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है, एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, मेजरिंग क्राइटेरिया बनाए जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट जो वो बताता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वहां पे इंप्लाइज को ये नहीं है कि वन टाइम आपने उनको ट्रेन कर दिया, इज गुड इनफ। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई डेवलपमेंट आ रही है, कोई नया चेंज आ रहा है, मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ रहा है, ऑप्शन को उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना है, अकॉर्डिंगली वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ डेवलप कर रहे होते हैं। वो उनको नए कोर्सेज करवा रहे होते हैं, उनको नई ट्रेनिंग्स, नई स्किल्स उनको सिखा रहे होते हैं, जिससे अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। लास्ट पॉइंट जो विलियम ओची अपनी थ्योरी में बताता है, दैट इज इनफॉर्मल कंट्रोल। ओची कहता है कि वहां पे उसने जो चीज ऑब्जर्व की वो था इनफॉर्मल कंट्रोल। वो क्या, रादर के वो कोई फॉर्मल किस्म का कोई कंट्रोल मैकेनिज्म बनाते परफॉर्मेंस का। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, बोथ जापानीज एंड अमेरिकन कंपनीज, अपने एम्प्लॉइज को एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग देनी शुरू की। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड किया
और उनको बताया व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है, और ऐसे एथिकल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर दिए जो कि एक किस्म का इनफॉर्मल कंट्रोल का रोल प्ले कर रहे थे। सो लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। ओची ने अपनी इस थ्योरी जी में बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करें, अगर वहां पे स्लो वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस हो, वहां पे स्लो प्रमोशन हो, बकायदा एम्प्लॉइज का एक करियर पाथ हो, और वो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच रखते हो, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करें ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग में, एचआर की डेवलपमेंट हो, और इनफॉर्मल कंट्रोल्स लाइक एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दें, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करेंगी, तरक्की करेंगी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।